हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR कॉलेज में, जो कि स्पेशली एक डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हमने एक नया और एक फ्रेश बैच चालू किया है हमारे 12वीं के बच्चों के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, फ्रेश क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो एक बार ऑलरेडी हम लोग ने JR ट्यूटोरियल्स पे, जो हमारा मेन चैनल है, उसके ऊपर आप लोग को पूरा का पूरा एक बैच पढ़ा रखा है। ठीक है, जिन बच्चों को आगे की स्टडी करनी है, फटाफट पढ़ना है, ठीक है, फटाफट आगे के लेक्चर्स देखने हैं, वो जाकर JR ट्यूटोरियल्स पर सर्च करेंगे, हमारे सारे के सारे लेक्चर वहां पे अवेलेबल है। अभी हम लोग एक नया और एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आप लोग को नए नए लेक्चर वीडियो इस चैनल के ऊपर यानी JR कॉलेज के चैनल के ऊपर आप लोग को मिलने वाले। सही है, ठीक है। तो इस नए बैच में मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और जो मेरा फर्स्ट लेसन है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। जो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन की बातें थी, वो पहला लेक्चर कुछ 6 लेक्चर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट लेसन वो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो जिन बच्चों को फर्स्ट वाला लेक्चर देखना है, मेरे नए लेक्चर वीडियोस, वो भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या फिर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो भी आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे। क्लियर है। और अब मैंने स्टार्ट कर दिया था हमारा लेसन नंबर 2, जिसका नाम क्या है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, जहां पे हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे थे मेनली। ठीक है, कौन से एनिमल की बात कर रहे थे हम लोग, इंसानों की बात कर रहे थे, ह्यूमंस की बात कर रहे थे। तो इस पे भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 6 लेक्चर दे दिए थे। सही है, 6 लेक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे चैनल के ऊपर, तो जरूर से जरूर जाकर वो सारे के सारे 6 लेक्चर देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें मैंने फंडामेंटल की हैं, जिसकी वजह से आज ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, ये आप लोग को और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा अगर आप पिछले जो 6 लेक्चर से उन्हें एक बार रिवाइज कर ले, उन्हें एक बार देख ले। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आप लोग ने वो सारे लेक्चर्स देखे हैं, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। और मैं ऐसा कंफर्म करता हूं, ठीक है, मैं 100% श्योर हूं कि आज आप लोग हर एक चीज समझ कर जाओगे oogenesis के बारे में। ठीक है, अब oogenesis क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो लास्ट वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 था, उसमें मैंने गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किया हुआ था। सही है, गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या, गैमेट बनाने की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था हमारे लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम लोग को पता था कि 2 प्रकार के गैमेट होते हैं। सही है, एक मेल का गैमेट है, एक फीमेल का गैमेट है। सही है, तो मेल का गैमेट जो है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था लेक्चर नंबर 6 में। आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे हमारे oogenesis पे। अब oogenesis का मतलब क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, आप ओवम कह सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो फीमेल गैमेट है उसके 3 नाम है, या तो आप ओवम कह लो, या तो आप oocyte कह लो, या फिर उससे आप एग कह लो। ठीक है, एग सेल कह लो। ये 3 नाम मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, वो जरूर से डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर के ऊपर जाकर। अगर आप प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च करेंगे JR ट्यूटोरियल्स, तो वहां पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो आप लोग को मिल जाएगा। करीब 12-13 MB का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब फायदा क्या है उसे डाउनलोड करने का, उससे डाउनलोड करने के बाद आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलने वाले हैं। पहली बात तो सही है, पूरे के पूरे चैप्टर के आपको नोट्स मिलेंगे वहां पे। साथ ही साथ जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा, आपको वहां पे नोट्स मिलते जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर वहां पे मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जो पिछले साल के जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन पेपर है, वो भी हम वहां पे डालेंगे। तो वो सब आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन पे, वहां पे अपलोड होगा। तो जरूर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना अपने फोन में। समझ में आई बात। उसके बाद और तो और, हाँ, ये जो सारी चीजें हैं, ये बताना भूल गया मैं, ये जो सारी चीजें जो आपको ऐप पे मिलने वाली है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपए आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, अगर आपको मुझसे कोई बातें करनी है, मुझे फीडबैक शेयर करना है, या फिर अगर आपको मेरा टीचिंग का स्टाइल पसंद आता है, तो आप लोग आके मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरा आईडी है। ठीक है, ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, जहां पे आप मुझसे आके बात कर सकते हैं। यू कैन कीप इन टच विथ मी, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं इस लेसन में। इस लेसन में हम लोग ने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखो। इस लेसन में हम लोग को, मैंने आप लोगों को ओवरव्यू बताया था। ओवरव्यू में हम लोग ने यहां से स्टोरी स्टार्ट की थी अपनी रिप्रोडक्शन से, फिर हम लोग आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको किसका पढ़ना है, हमको पढ़ना है इंसानों का, यानी ह्यूमन बींग्स का। इसलिए मैं इस प्यार से लेसन को बुलाता हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बाद मैंने आप लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद ही आपको पता चलेगा ना कि किस स्ट्रक्चर में आगे चल के कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है। जैसे मेल का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, एटीएस ऑफ लोब्यूल बताया था। लोब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजोआ सेल था। ठीक है, फिर वो सेल आगे चल के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता था। याद आ रहा है, लेक्चर नंबर 6, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आगे चल के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आगे चल के स्पर्मेटिड बनाता था, फिर वो स्पर्मेटिड से कन्वर्ट होता था स्पर्मेटोजोआ में। ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर नंबर 6 में बताया हुआ था। सही है, याद आ रहा होगा आप लोग को, अगर आप लोगों ने देखा है वो लेक्चर थोड़ा ध्यान से। ठीक है, इस लेक्चर को भी एकदम ध्यान से देखो, आप लोग को पूरा का पूरा oogenesis समझ में आ जाएगा। अब ये oogenesis क्या है, oogenesis मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो
फीमेल गैमेट है उसको बनाने की प्रोसेस को हम लोग oogenesis कहते हैं। अब फीमेल गैमेट कौन कौन सा होता है? एक ही गैमेट है भैया, उसके 3 अलग अलग नाम है। या तो आप उसे एग कह लो, या तो आप उसे ओवम कह लो, या फिर या आप उसे oocyte कह लो। क्लियर है? तो हम लोग ने गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किया हुआ था लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम लोग ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है oogenesis का। क्लियर है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था। स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब है गैमेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, गैमेट बनाने की प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है, मतलब गैमेट बनाने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? अब गैमेट कितने प्रकार के होते हैं सबको पता है। अभी तक जितने जो मेरे लेसन में यहां तक साथ में था उन सबको पता है कि गैमेट कितने प्रकार के होते हैं। गैमेट होते हैं भैया 2 प्रकार के, एक होता है मेल गैमेट और एक होते हैं फीमेल गैमेट। क्लियर है? ठीक है, एक होता है अपना मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेगा, जो फीमेल गैमेट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेगा। सही है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ाया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद इनके गैमेट्स का नाम क्या क्या था मैंने आप लोग को बताया था कि जो मेल का गैमेट है उसे हम लोग कहते हैं स्पर्म। ठीक है, जो मेल का गैमेट था उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म। साथ ही साथ जो फीमेल का गैमेट है उसका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया, उसे आप ओवम कह लो, एग कह लो, या फिर oocyte कह लो। दिस इज द गैमेट ऑफ फीमेल। सही है, फीमेल का ये गैमेट है। अब देखो ध्यान से देखो। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेल के स्पर्म बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसकी बात हम लोग ने लेक्चर नंबर 6 में की हुई है। तो जिसको भी स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़नी है, जिसने लेक्चर नंबर नहीं देखा है 6, तो जरूर से जाके वो वहां पे आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? उसके बाद हम लोग को पढ़ना है दैट इज फीमेल का गैमेट कैसे बना है। अब इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं oogenesis। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? oogenesis। क्लियर है? oogenesis का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, एग या फिर oocyte। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था जब हम लोग मेल का गैमेट बनाना सीख रहे थे। ध्यान से सुनो, जब हम लोग मेल का गैमेट बनाना सीख रहे थे तो मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि मेल का जो गैमेट होता है ना वो कब बनना स्टार्ट होता है? वो तब बनना स्टार्ट होता है जब एक मेल प्यूबर्टी हिट करता है। जब एक मेल की 12 से 13 साल की एज होती है, उस टाइम पे वो प्यूबर्टी हिट करता है और उस टाइम पे उसके बॉडी के अंदर दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनाना शुरू होता है। सही है? लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर, सही है, oogenesis की बात करूं तो oogenesis के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, oogenesis की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो प्यूबर्टी में स्टार्ट नहीं होती। उसकी एज कब स्टार्ट होती है पता है? oogenesis जब एक फीमेल अपनी मम्मी के पेट में रहती है, मतलब जब एक फीमेल फीटस के रूप में रहती है, तभी वो oogenesis शुरू कर देती है। देख रहे हो कितनी अमेजिंग बात है कि एक फीमेल जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई है उस टाइम पे, ठीक है, उस जगह पे वो क्या कर रही है? अपना oogenesis शुरू कर रही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू हुआ था? जब एक मेल प्यूबर्टी हिट करता था। नॉर्मल सा प्रोसेस था, प्यूबर्टी हिट होता था, उसके बाद उसका नॉर्मल सा प्रोसेस शुरू हो जाता स्पर्मेटोजेनेसिस का। उसका जो स्पर्मेटोजोआ है वो कन्वर्ट हो जाता था, सॉरी स्पर्मेटोजोआ नहीं, स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट हो जाता था, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में, फिर अपना स्पर्मेटिड में, फिर आगे चल के स्पर्मेटोजोआ बनता था। क्लियर है? ये नॉर्मल सी प्रोसेस चलती थी उसके अंदर। लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करूं, यानी कि अगर मैं oogenesis की बात करूं, तो oogenesis शुरू होती है कब? oogenesis शुरू होती है जब एक फीमेल जब एक फीमेल फीटस रहती है। ठीक है, फीटस मतलब क्या? कि वो अपनी मम्मी के कोख में है, अपनी मम्मी के पेट में है, उसी टाइम वो क्या शुरू कर देती है? oogenesis शुरू कर देती है। समझ रहे हो कितनी चालाक है? तो उस टाइम पे होता क्या है? सो दिस इज द ओवरी ऑफ द फीमेल। ओवरी का स्ट्रक्चर सबको पता है? ओवरी का स्ट्रक्चर सबको पता है? सही है, ओवरी का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो ये बाहर वाली सरफेस है, इस पूरी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। फिर इसके अंदर एक छोटी सी सरफेस होती है, अंदर सा एक अलग सा रीजन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज मेड्यूला। सही है? ठीक है, और इसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। सही है, पूरे को स्ट्रोमा, इसको अगर स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका अंदर वाला मेडुला और बाहर वाला कैलिक्स। सही है? फिर मैंने आप लोगों को बताया था
स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए। देखो मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो जरूर से स्ट्रक्चर हमेशा याद रखो। फिर मैंने आप लोग को बताया था जो मेड्यूला पार्ट होता है उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल आई रहती है। अब ब्लड वेसल की क्या जरूरत है भैया, देखो जब फीमेल का जो ओवरी है इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन साथ साथ में कुछ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करेगा। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर द एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका मतलब वो डायरेक्टली किसमें रिलीज होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं बच्चों, ठीक है, किसमें रिलीज होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। तो इसको ब्लड में जाने के लिए ब्लड वेसल्स तो चाहिए, सही है, इसलिए इन ब्लड वेसल्स से वो जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन है, वो पूरे सेक्स हार्मोन है, वो पूरे के पूरे बॉडी के अंदर फैलता है, जिसके अंदर जिसकी वजह से फीमेल के बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया इतनी बातें। अब इसके इस कैलेक्स वाले, ये जो बाहर वाला पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेक्स, सही है, ध्यान से सुनो। अब इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था अलग अलग शेप के, अलग अलग शेप के, ठीक है, अलग अलग शेप के कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग फॉलिकल्स कहते हैं। हम लोग क्या बोलते थे, फॉलिकल्स कहते हैं, फॉलिकल्स कहते हैं। लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था ना, ये मैंने आपको एक ऐसी लड़की का स्ट्रक्चर बताया था, ऐसी फीमेल का स्ट्रक्चर बताया था जो ऑलरेडी बॉर्न हो चुकी है, जिसकी प्यूबर्टी हिट हो चुकी है। लेकिन अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किसका, ऐसी फीमेल का जो किस फॉर्म में है, फीटस के फॉर्म में है, ठीक है, किस फॉर्म में है, फीटस के फॉर्म में। तो उसके अंदर ऐसे अलग अलग शेप के स्ट्रक्चर आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वहां पे आप लोग को, ध्यान से सुनो, वहां पे आप लोग को एक स्टेम सेल देखने मिलेगा। जैसे मेल की बात हुई थी, मेल का याद है, मेल का याद है, मेल के अंदर हम लोग को एक स्टेम सेल देखने मिला था, दैट इज स्पर्मेटोगोनियम। वैसे ही इनके अंदर भी हमको एक स्टेम सेल देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं oogoneum। यहाँ पे से कुछ सेल्स हम लोग को देखने मिलेंगे। अब ये किसकी बात हो रही है, ये एक ऐसी ओवरी की बात हो रही है, जो एक ऐसी लड़की है जो कहां पे अभी फीटस रूप में है, मतलब वो अभी एक ऐसी बेबी है जिसका जन्म भी नहीं हुआ है, जो भी मम्मी के पेट में है, उसकी ओवरी के अंदर ये सारे कांड होना शुरू हो रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो अब देखो इस सेल्स को, ठीक है, इस सेल्स को हम लोग कहते हैं oogoneum, ठीक है, इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, oogoneum। दिस oogoneum आर द स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं बच्चों जो क्या कर सकते हैं, खुद को मतलब कितना भी खुद को डिवाइड कर लो, ठीक है, कितना भी खुद को डिवाइड कर लो, इनके नंबर कभी खत्म ही नहीं होंगे। ये जितना चाहे उतना माइटोसिस कर करके खुद को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, और खुद को ग्रोथ कर सकते हैं, खुद की ग्रोथ दिखा सकते हैं। समझ में आ रही बात। ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। और ये जो भी सेल्स है, ये जो स्टेम सेल्स है, ये सारे के सारे क्या है, डिप्लॉयड है, यानी 2n है। समझ में आता है। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब क्या है कि पेयर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, सही है। अब देखो ये है oogoneum। अब याद करो जब मैंने आप लोगों को स्पर्मेटोसाइट पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्पर्मेटोगोनियम था, ठीक है, दैट इज उसका स्टेम सेल, मेल का स्टेम सेल, वो क्या करता था, सबसे पहले माइटोसिस करता था और खुद के नंबर बढ़ाता था, सही है, माइटोसिस करके खुद के नंबर को क्या करने लगता था, वो इंक्रीज करने लगता था। सेम टू सेम चीज ये भी करेगी, ठीक है, सेम टू सेम चीज यही करेगी। ये भी सबसे पहले क्या करेगी लड़की, माइटोसिस शुरू कर देगी, ठीक है, सबसे पहले क्या कर देगी, ये माइटोसिस शुरू कर देगी। अब सबको पता है माइटोसिस क्या होता है, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस मैंने आप लोग को ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में भी एक बार रिवीजन करवाया हुआ था। तो माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब जहां पे क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होने वाले, जहां पे क्रोमोसोम के नंबर एग्जैक्टली सेम रहेंगे, इसलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं ना, बताया मैंने आप लोग को। तो यहां पे जो भी सेल बनेगा वो 2n ही होगा, मतलब ये 2n है तो वो भी क्या होगा, 2n ही होगा। अब याद करो मेल में जब स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करता था तो कौन सा सेल बनता था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता था, सही है, सबसे पहले क्या बनता था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वही चीज यहां पे भी, ठीक है, यहां पे भी क्या हो रही है, यहां पे भी बनेगा आपका प्राइमरी oocyte, ठीक है, यहां पे क्या बनेगा आपका प्राइमरी oocyte, सिंपल है, ठीक है, यहां पे क्या बना आपका प्राइमरी oocyte। अब देखो दिक्कत क्या है कि मेल के अंदर जो ये सारी प्रोसेस थी, ठीक है, ये एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्यूबर्टी आने वाले मेल के अंदर हो रही है, मतलब एक बोल सकते हैं 12 से 13 साल का जो मेल है उसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है। लेकिन फीमेल के अंदर ये प्रोसेस कब हो रही है, जब ये बेबी, जब ये कहां है, अपनी मम्मी के पेट में, उसी टाइम पे इसने अपनी ये सारी प्रोसेस शुरू कर दी। ये बोल रही है भाई मैं तो करूंगी, जिसको रोकना है रोक लो। सही बात है, ऐसा मैं तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होता था स्पर्मेटोजेनेसिस में कि आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो मियोसिस 1 शुरू करता था और दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता था, ठीक है। तो ये भी क्या करेगी, मियोसिस
वन शुरू कर देगी, ठीक है, ये मियोसिस वन शुरू कर देगी, लेकिन ये आगे चल के ना बच्चों सेकेंडरी oocyte बना नहीं पाती। इसकी इस प्रोसेस को ना यहीं पे शट डाउन कर दिया जाता है। मतलब नेचर क्या बोलती है कि यार तू अपने चीज से बहुत ही ज्यादा तेज है, ठीक है, तेरा जो नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए था उससे तू बहुत ज्यादा तेज है, इसीलिए अब तू आगे फॉर्मेशन नहीं करेगी। देखो नेचर ने क्या बोला कि नहीं, तू oogoनियम से आगे चल के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बनाई, लेकिन ये फीमेल ने बना दिया। अब ये फीमेल क्या बोलती है कि यार मैं प्राइमरी oocyte से आगे चल के सेकेंडरी oocyte भी बनाऊंगी मियोसिस वन करके, ठीक है। तो नेचर क्या बोलती नहीं, ठीक है, नेचर इसको शट डाउन कर देती है, इसको शट अप कर देती है। और इसका जो मियोसिस वन है, इसका जो मियोसिस वन है वो प्रोफेस में ही, ठीक है, इसका जो मियोसिस वन है वो प्रोफेस वन, ठीक है, प्रोफेस वन में ही क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। कहां लिखूं, शट डाउन, समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब इसके आगे इसका जो मियोसिस वन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, इसका जो मियोसिस वन था वो अब कंप्लीट नहीं हो पाया। यहां पे क्लियर है, समझ में आ गया। ये सब चीज कहां चल रही है, ये एक फीटस के अंदर चल रही है, ठीक है, ये एक फीटल बेबी के अंदर चल रही है, जहां पे इसका जो oogoनियम है वो डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना के दिखा देता हूं मैं। ये आपके oogoनियम थे, अब oogoनियम का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब ये चाहेगा कि मैं आगे, ये चाहता था कि मैं आगे चल के मियोसिस वन करके दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी, सॉरी सेकेंडरी oocyte भी बना दूं, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte बना नहीं पाता। इसका जो मियोसिस वन वाला प्रोसेस है उसको इसी फेस पे यानी प्रोफेस वन में ही क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है। इस प्रोफेस वन में इसका प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, शट डाउन, रोक दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये स्ट्रक्चर यहां पे रुका, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte जो यहां पे रुका, अब ये क्या करेगा, ये अपने आसपास कुछ सेल्स की लेयर बना लेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अपने आसपास कुछ सेल्स की लेयर बना देगा, ऐसे ऐसे इसके आसपास कुछ सेल्स की क्या बन जाएंगी, लेयर। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला है, ये जो येलो कलर वाला रीजन है, ये आपका क्या है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। जो अंदर वाला येलो वाला रीजन है ये क्या है, अभी आपका प्राइमरी oocyte है। लेकिन ये जो आगे ऊपर वाले सेल्स है ना, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं दैट इज ग्रैनुलोसा सेल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरा स्ट्रक्चर मतलब क्या, ग्रैनुलोसा सेल प्लस आपके प्राइमरी oocyte, इन दोनों को मिला के, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग मिला के दैट इज बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हैं इसे हम लोग बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल। समझ में आई, ठीक है, समझ में आई आपको इतनी बात। आई होप आप लोग को यहां तक चीजें समझ में आ गई। अभी हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फीटल बेबी की। फीटल बेबी मतलब क्या, कि ऐसी लड़की जो अभी अपनी मम्मी के पेट में है, मतलब अभी तक वो बाहर भी नहीं आई है, अभी तक उसकी डिलीवरी भी नहीं हुई है, और अभी से ही वो क्या कर दी, अपना oogenesis का प्रोसेस शुरू कर दी है। सही है, तो oogenesis के प्रोसेस में हुआ क्या, इसके जो oogoनियम थे, ठीक है, इसके जो oogoनियम थे, इसने क्या बनाना शुरू कर दिया, आगे माइटोसिस करना शुरू कर दिया। सही है, और इन्होंने क्या बना दिया, प्राइमरी oocyte बना दिया। मतलब इसके अंदर ये जो येलो कलर का सेल है ये थोड़ा बड़ा हुआ, डेवलप हुआ, और ये क्या बन गया, प्राइमरी oocyte बना। अब नेचर टेंशन में आ गई कि यार ये अभी तो बच्ची है, अभी से कैसे ये oogenesis कर रही है, तो ये बोलती है यार मैं तो करूंगी। उसके बाद इसने मियोसिस, बोलती है मैं मियोसिस वन भी स्टार्ट कर दूंगी, तो इसने मियोसिस वन भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन नेचर को बहुत गुस्सा आया, ठीक है, नेचर ने क्या बोला, अब तो इसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं करेगी, और इसका जो मियोसिस वन है उसे प्रोफेस वन में ही क्या कर दिया जाता है, शट डाउन करवा दिया जाता है, चुप बोल के इसको रोक दिया जाता है। सही है, जैसे ही इसका स्ट्रक्चर यहां पे रुकता है, ये क्या करती है, अपने आसपास कुछ सेल्स की कवरिंग बना लेती है, ठीक है, अपने आसपास के सेल्स को बुलाती है और बोलती है देखो नेचर ने मेरे साथ क्या क्या किया। समझ में आ रही बात, आप लोग ऐसी कहानी सुना रहे हो ताकि आपको चीजें याद रहे। सही है, तो ये क्या करती है, अपने आसपास क्या कर लेती है, कुछ सेल्स की कवरिंग बनाना स्टार्ट कर देती है। इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल। ध्यान से सुनना, ठीक है, सब समझ में आएगा। इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। अंदर वाला जो सेल है यानी अपना oocyte है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocyte, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मतलब पूरा स्ट्रक्चर मतलब क्या, ग्रैनुलोसा सेल प्लस प्राइमरी oocyte, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल प्लस प्राइमरी oocyte मिलकर क्या बनाएगा, आपका प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को अब मैं क्या कह सकता हूं, प्राइमरी फॉलिकल कह सकता हूं। क्लियर है, समझ में आएगी बात। इतनी चीजें होने के बाद अब क्या बन गया, यहां पे ध्यान से सुनो, अब आपका क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया, ठीक है। अब आपका क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल। अब यहां से जो oogenesis की डेवलपमेंट है वो उस फीटल बेबी के अंदर रुक जाएगी, और इसके बाद बेबी की क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। मतलब यहां से उसका क्या हो जाएगा, बर्थ। ठीक है, समझ में आई बात। अब ध्यान से सुनो, बर्थ से लेके, ठीक है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक
इस बेबी के अंदर कोई भी डेवलपमेंट देखने नहीं मिलता। ठीक है, इस बेबी के अंदर कोई भी डेवलपमेंट देखने नहीं मिलता। उल्टा डेवलपमेंट की जगह जितने भी प्राइमरी oocyte बने थे ना, वो डीजेनरेट होना शुरू कर देते। ठीक है, जो भी आपके प्राइमरी oocyte बने थे, प्राइमरी फॉलिकल्स बने थे, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सारे के सारे नहीं, ये कुछ क्या हो जाते हैं, डीजेनरेशन शुरू हो जाते। तो जब एक बेबी का बर्थ होता है, और लास्ट में यहां पे जो प्राइमरी oocyte है, एक सेकेंड, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, तो यहां पे जो प्राइमरी फॉलिकल है, जब इसका बर्थ हुआ तो इसके बॉडी में लैक्स ऑफ प्राइमरी oocytes है। ठीक है, इसके बॉडी में लैक्स मतलब लाखों क्या थे, प्राइमरी फॉलिकल्स पड़े थे। लेकिन जब ये प्यूबर्टी हिट करती है, जब ये बच्ची प्यूबर्टी हिट करती है, मतलब अराउंड 12 to 13 ईयर्स की होती है ये, तो उस टाइम पे इसके ओवरी में सिर्फ 60 to 80,000, कितने, 60 to 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचे रहते हैं। मतलब सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे नहीं, जो बाकी के हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी के क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर, ध्यान से सुनो, फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये आई नहीं होगा यहां पे, क्लियर है। ठीक है, फॉलिकुलर एट्रेसिया का मतलब क्या है, दैट इज डीजेनरेशन। ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, दैट इज डीजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, मतलब इस जो बच्ची है, इसको अब इसके जो इसने बहुत एडवांस में काम किए थे ना फॉलिकल के टाइम पे, जब ये इसमें थी, फीटस वाले रूप में थी, अब इसको इसकी सजा मिल रही है। मतलब क्या है, जितने भी प्राइमरी फॉलिकल बने थे, मोस्ट ऑफ द, मतलब बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल थे, ये इसके क्या होने लगते हैं, डीजेनरेट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्लियर है, समझ में आ गया। सो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक कोई डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगी, कोई भी डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ यहां पे डीजेनरेशन देखने के लिए मिलेगी प्राइमरी फॉलिकल की। क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगी, उसके बाद क्या होगा इसकी बॉडी के अंदर, देखो समझ में आ रहा है ना। अभी तक इसके बॉडी में सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल ही है। प्राइमरी फॉलिकल मतलब क्या, बीच में प्राइमरी oocyte और उसके आसपास, इसको एक बार अच्छे से बना दें। प्राइमरी फॉलिकल मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बीच में क्या है, प्राइमरी oocyte, और इस प्राइमरी oocyte के बाजू बाजू में क्या है, साइड साइड में ग्रैनुलोसा सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब आगे क्या होगा, ध्यान से सुनो, अब आगे क्या होगा, अब फीटल स्टेज। ठीक है, अब आ गई क्या, सॉरी फीटल स्टेज तो मैंने पढ़ा दिया ना। अब आगे आ गई आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब अब प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद कौन कौन से नए नए डेवलपमेंट हम लोग को देखने मिलेंगे। अभी तक क्या है मेरे पास, अभी तक क्या है मेरे पास, अभी तक है मेरे पास प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, और कितने प्राइमरी फॉलिकल बने हैं, सिर्फ और सिर्फ 60 से 80 हजार। ठीक है, कितने बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल बचे हुए हैं फीमेल की बॉडी में। समझ में आ रही बात। और यहां से आगे चल के कोई नए फॉलिकल भी नहीं बनते। अब आप लोग पूछोगे कि सर जो oogonia था वो तो स्टेम सेल्स था, तो वो स्टेम सेल्स आगे चल के और भी सेल्स बनाने चाहिए ना, लेकिन नहीं, इसका जितने भी सेल्स थे ना, जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स थे, उतने ही रहेंगे, कांस्टेंट होते, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, नीचे गिरने लगते, मतलब डीजेनरेट होने लगते। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई। अब प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी के समय क्या होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है किसी भी पर्सन की, इसको यहां नीचे लिख दे, यहां लिख देते हैं। ठीक है, तब जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है किसी भी पर्सन की, या चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसके ब्रेन में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द ब्रेन। ठीक है, ये उस बच्ची का ब्रेन है जो अभी क्या हो रही है, प्यूबर्टी हिट कर रही है। ठीक है, प्यूबर्टी हिट कर रही है। प्यूबर्टी की एज कितनी है, अराउंड 12 to 13 ईयर ओल्ड। ठीक है, अगर आपके बुक में दिया हुआ है तो उसको मान लो, नहीं दिया हुआ तो 12 से 13 ईयर मान लो। क्लियर है। आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा, इसके ब्रेन में यहां पे एक
यहाँ पे एक ग्लैंड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्लैंड लगा हुआ है। इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये बात मैंने आप लोग को ऑलरेडी 2 बार बताई हुई है। जो बच्चे मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, पहले से मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता होगा ये सारी बात, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उनको एक बार वापस रिवाइज करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, दिस इज द हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस के नीचे एक दूसरा ग्लैंड ऐसे लगा हुआ रहता है। इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द पिट्यूटरी। दिस ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है। अब होगा क्या इस पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे। अब ये हार्मोन्स डायरेक्टली रिलीज होते हैं क्या? नहीं। सबसे पहले आपका जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, जो सबसे पहले आपका हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH, ठीक है। ये क्या रिलीज करेगा? GnRH। GnRH मतलब क्या होता है? दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये चीजें मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवाई हुई है, इसलिए मैं इसका फुल फॉर्म वापस लिख के नहीं दे रहा हूं, ठीक है। मैं पहले भी लिखवा चुका हूं पूरा फुल फॉर्म एकदम डिटेल में। इसका पिछले वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये क्या रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस GnRH, ठीक है। और ये GnRH ये रिलीज किया, और ये GnRH जाके किस पे लग जाएगा? इस पिट्यूटरी पे लग जाएगा। किस पे लग जाएगा? पिट्यूटरी पे लग जाएगा। और इस पिट्यूटरी के इन्फ्लुएंस, सॉरी, इस हाइपोथैलेमस के GnRH के इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा। तो मेनली 2 हार्मोन्स रिलीज करता है आपका पिट्यूटरी, मेनली 2 हार्मोन रिलीज करता है। एक है LH और एक है FSH, ठीक है। एक है LH और एक है FSH। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब FSH का फुल फॉर्म क्या है? FSH का फुल फॉर्म है बच्चों, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान से सुनो, FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH का नाम क्या है? दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इनका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको मैं थोड़े समय के लिए मिटा रहा हूं और इसको मैं थोड़े समय के लिए ऊपर साइड कर रहा हूं। ये बताऊंगा मैं क्या है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले यहां पे देखो, यहां पे क्या था? अपनी ओवरी ड्रॉ कर लो। अपनी नहीं, मतलब इस बच्चे की ओवरी ड्रॉ कर लो। अब इसके अंदर क्या क्या था? यहाँ पे आपका मेड्यूला था, ठीक है, मेड्यूला था। अब इस मेड्यूला के यहाँ पे कुछ सेल्स डेवलप हुए थे, मतलब यहाँ पे आपका प्राइमरी oocyte था, सही है। और इस प्राइमरी oocyte के बाहर एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है, ठीक है, एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है, सही है। इस लेयर को मैंने क्या बोला था? दैट इज आपका प्राइमरी फॉलिकल, सही है। ये आपका क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। अब ये सीन कहां पे है? आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय ये चीज बन चुकी है। ये कब बनी थी? जब एक फीमेल कहां थी? फीटस रूम में थी, ठीक है, फीटस वाले फॉर्म में थी, तब उसके अंदर ये सारी चीजें बन चुकी थी, जो अभी हम लोग ने सीखा। अब ये फीमेल क्या है? प्यूबर्टी हिट कर रही है। तो जब ये प्यूबर्टी हिट करेगी, तब इस फीमेल के हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा? GnRH। GnRH का मतलब क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका नाम क्यों रखा पता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि इन ये जो 2 हार्मोन्स है ना, इनको गोनाडोट्रोपिन बोला जाता है, ठीक है। LH और FSH को गोनाडोट्रोपिन बोला जाता है। तो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाले हार्मोन्स, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाले हार्मोन्स, इसीलिए उसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब क्या? ऐसे हार्मोन जो क्या कर रहे हैं? किसी चीज का रिलीज करवा रहे, ठीक है, किसी चीज को रिलीज करवा रहे, सही बात है। तो समझ में आ गया GnRH मतलब। तो GnRH तो सबसे पहले कहां से रिलीज हुआ? हाइपोथैलेमस से। ये कब रिलीज हुआ? जब प्यूबर्टी हिट हुई, सिंपल सी बात है। उसके बाद प्यूबर्टी हिट होने के बाद, ठीक है, प्यूबर्टी हिट होने के बाद ये GnRH जाके किस पे अटैक करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे अटैक करेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे GnRH के इन्फ्लुएंस है। जैसे GnRH आगे पिट्यूटरी पे अटैक किया, तो उसके इन्फ्लुएंस में जो आपका पिट्यूटरी है वो 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। आपके दोनों हार्मोन्स को हम लोग मिलकर गोनाडोट्रोपिन बोल सकते हैं। और 2 हार्मोन्स अलग अलग कौन से हैं? एक आपका FSH और एक आपका LH, ठीक है, एक आपका FSH और एक आपका क्या है? LH। क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप आप लोग को यहां तक चीजें क्लियरली समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अभी आगे भी हर चीज समझ में आएगी, टेंशन मत लो। सो दिस इज FSH, दिस इज द LH। FSH का नाम क्या है? देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मैंने इसको क्या बोला था? याद करो, मैंने इस स्ट्रक्चर को क्या बोला था? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल मतलब दिस इज द फॉलिकल। ये क्या है आपका? फॉलिकल। एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, हाँ, बेटर। तो दिस इज योर
प्राइमरी फॉलिकल, और इस हार्मोन का नाम क्या है, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये आगे चल के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला है, फॉलिकल्स को छेड़ने वाला है और उनकी डेवलपमेंट करवाना स्टार्ट करता है। ठीक है, दिस हार्मोन, ये जो हार्मोन है जिसका नाम है FSH, ये हार्मोन जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर, और इसकी ग्रोथ कराना शुरू कर देगा, इसको डेवलप कराना शुरू कर देगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है, जैसे ही इस पे अटैक हुआ, दैट इज FSH का, ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। आप देखो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी जो oocyte है ना, वो प्राइमरी ही रहेगा। क्या मतलब, क्या समझा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये आपका प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, ये आपका क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल के अंदर oocyte कौन सा था, प्राइमरी oocyte था, याद है, इसके अंदर oocyte कौन सा था, प्राइमरी oocyte था। ठीक है, तो जब ये कन्वर्ट होता है, जब ये आपका प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल में कैसे कन्वर्ट होता है, जब इसके ऊपर आके पड़ेगा FSH, ठीक है, जब इसके ऊपर आके एक्ट करेगा कौन, FSH। अब FSH का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये किसको स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। कौन से फॉलिकल्स को, प्राइमरी फॉलिकल्स को। सिंपल है, किसको स्टिमुलेट करेगा, वो प्राइमरी फॉलिकल्स को। क्लियर है, समझ में आ गया। तो जब प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल में। इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो oocyte है ना बच्चों, वो प्राइमरी oocyte ही है। मतलब oocyte के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं देखने मिल रही। अब oocyte का डेवलपमेंट कब होगा, जब उसकी रुकी हुई मियोसिस 1 शुरू होगी तब। ठीक है, जब उस oocyte की रुकी हुई जो मियोसिस 1 थी, जो कि कहां रुकी हुई थी, प्रोफेस 1 में रुकी हुई थी ना, जब वो शुरू होगी तब आगे चल के इस प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट होगा। तो इसके अंदर भी अभी तक कोई भी जो मियोसिस 2 है वो शुरू नहीं हुई है, तो इसके अंदर भी अभी क्या है, प्राइमरी oocyte है। ठीक है, प्राइमरी oocyte है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा है, कहां गया, कहां गया, ये आपका स्ट्रक्चर है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है ना। मतलब क्या है आपका, एक बीच में देखो, ये है आपका प्राइमरी oocyte, दिस वाज द प्राइमरी oocyte, और यहां पे क्या है, दैट इज ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है। सही है, लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंडरी फॉलिकल की, ठीक है, तो आपका सेकेंडरी फॉलिकल कुछ इस तरीके का दिखता है। दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ये क्या है आपका, सेकेंडरी फॉलिकल है। क्लियर है, इसका अटैक यहां से दिखा देते हैं, ये ऐसे अटैक करते हैं। सही है, तो जब आपका FSH अटैक करेगा प्राइमरी फॉलिकल में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल में। सो दिस इज योर सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। सही है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसके कुछ नाम मुझे बताने हैं। सही है, तो नाम देख लो। सबसे पहले ये जो अपना सेल है, ठीक है, अंदर वाला सेल, ये अभी भी आपका प्राइमरी oocyte ही है। मैंने अभी आप लोग को बताया कि oocyte का डेवलपमेंट नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये अभी भी क्या है आपका, प्राइमरी oocyte ही है। उसके बाद आप लोग क्या देखोगे कि यहां पे ग्रैनुलोसा सेल की सिर्फ एक लेयर थी। सही है, यहां पे ग्रैनुलोसा सेल की सिर्फ एक लेयर थी प्राइमरी फॉलिकल में, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल में, तो यहां पे ग्रैनुलोसा सेल मल्टी लेयर्ड हो गया है। सो दिस इज द ग्रैनुलोसा सेल ओनली, ये आपका ग्रैनुलोसा सेल ही है, लेकिन नाउ इट बिकम अ मल्टी लेयर सेल। ठीक है, ये क्या हो गया है, अब मल्टी लेयर सेल बना लिया है। समझ में आ रही है बात। आई होप आप लोग को सब चीज क्लियरली दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो अपना जो क्वालिटी है, ठीक है, वीडियो क्वालिटी है, वो 480p पे कर लो या फिर 360p पे कर लो, तो आप लोग को चीजें अच्छे से दिखेंगी, बहुत अच्छे से दिखेंगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 480 पे कर लो, ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा नेट भी नहीं जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो क्या मैंने बोला कि ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल है। अब सेकेंडरी फॉलिकल से क्या डेवलपमेंट हुआ है बच्चों, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, और ये आपके ग्रैनुलोसा सेल सिर्फ सिंगल लेयर वाले। लेकिन यहां पे क्या हुआ, आपका oocyte तो प्राइमरी है, सेम टू सेम oocyte है, लेकिन ग्रैनुलोसा सेल्स यहां पे क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। ग्रैनुलोसा सेल की लेयर क्या हो गई है, यहां पे बढ़ गई है। तो ग्रैनुलोसा सेल बिकम अ मल्टी लेयर्ड। क्लियर है। उसके बाद आप लोग को एक और लेयर दिख रही होगी, दिख रहा है यहां पे एक और ब्लू कलर की लेयर दिख रही होगी। अब ये क्या है, ठीक है, यहां पे एक नई सेल, एक नई लेयर डेवलप हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं थीका। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीका।
और ये भी एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर है जो क्या करती है, इस पूरे के पूरे सेकेंडरी फॉलिकल को प्रोटेक्ट करके रखती है। क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। ये क्या है आपका स्ट्रक्चर किसका, सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर है, समझ में आ गया। तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कोई भी जो मियोसिस बंद हुई थी वो अभी भी शुरू नहीं हुई है और आपका सेकेंडरी फॉलिकल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट चलेंगे अपन किसके ऊपर, दैट इज टर्शरी फॉलिकल के ऊपर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टर्शरी फॉलिकल। देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है इसीलिए मैंने पहले से बना लिया। और आप लोग सोच रहे हो सर इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाए। देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक आपका क्या है, oocyte है, उसके बाद ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है और आपके यहाँ पे क्या है, थीका। सिंपल है, सही है। तो दिस इज योर टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल क्या बना है, ध्यान से देखो। अभी तक हमारे पास क्या था, याद करो, अभी तक हमारा था सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या था, सेकेंडरी फॉलिकल। सही है। और इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर oocyte कौन सा था, इसके अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। कोई भी बच्चा गलती से भी, ठीक है, कोई भी बच्चा गलती से भी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है ऐसा लिखकर नहीं आएगा एग्जाम में। प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करना। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर हमेशा कौन सा oocyte होता है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, कौन सा oocyte होता है, प्राइमरी oocyte होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब यहां पे आपकी जो रुकी हुई मियोसिस 1 की प्रोसेस थी, ठीक है, जो रुकी हुई मियोसिस 1 की प्रोसेस थी वो कंप्लीट होगी। ठीक है, आपका मियोसिस 1 अब जाकर क्या होता है, कंप्लीट होता है और ये सेल आपका कन्वर्ट हो जाता है दैट इज टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये टर्शरी फॉलिकल में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो आपका oocyte है वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी oocyte। मतलब अब आपके oocyte में भी डेवलपमेंट आ गई है। ठीक है, अब आपके oocyte में भी डेवलपमेंट आ गई है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई है। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई है। क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जो मियोसिस 1 जो रुकी हुई थी कहां पे, एक फीटल बेबी के अंदर। याद है, जो फीटल वाला बेबी था उसने मियोसिस 1 शुरू कर दी थी और ये मियोसिस 1 बंद हो गया था प्रोफेस 1 में। सही है, प्रोफेस 1 वाले प्रोसेस में इसका मियोसिस 1 बंद हो गया था, नेचर ने बंद कर दिया था। तो अब ये शुरू होती है कहां पे, सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, ये शुरू कहां पे होती है, सेकेंडरी फॉलिकल में शुरू होती है। ध्यान से देखो। और सेकेंडरी फॉलिकल के पास अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte क्यों है, क्योंकि ये अभी भी डेवलप नहीं हुआ। ये वही oocyte है जो उस बेबी के फीटस के अंदर बना था। सही है। अब ये मियोसिस 1 करना शुरू करेगा और अपनी मियोसिस 1 को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो ये लिख लो, मियोसिस 1 कंप्लीटेड, ऐसा लिख लो। मियोसिस 1 कहां लिखे, यहां ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, मियोसिस 1 कंप्लीटेड। जैसे ही आपका मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, ठीक है, जैसे ही आपका मियोसिस 1 यहां पे क्या होगा, कंप्लीट होगा, अब आपका सेल क्या बन जाएगा, दैट इज टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा। और इस टर्शरी फॉलिकल का जो oocyte है वो भी क्या हो गया, डेवलप हो गया। इसके अंदर कौन सा oocyte है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो दिस इज द ये स्ट्रक्चर ऑफ योर टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, ये है आपका, लिख देता हूं यहां पे, इट इज द टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टर्शरी फॉलिकल। अब आप लोग क्या देख रहे होगे कि यार टर्शरी फॉलिकल तो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल बहुत सारी चीजें नई नई आ गई हैं। सही है, तो मुझे इसके अंदर कुछ चीजें मार्क करनी है। तो एक काम करो आप लोग, मुझे जगह चाहिए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो जगह मैंने दिखाई है इसको मैं मिटाने वाला हूं। ठीक है, इस वाले पोजीशन को मैं मिटाने वाला हूं, तो इसका एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे की चीजें आप लोग को बता सकूं। ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया, वेरी गुड। चलो, तो मैं इस वाले जगह को मिटा रहा हूं ताकि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए और मैं आप लोग को कुछ नाम लिख के बता सकूं। सो दिस इज द टर्शरी फॉलिकल। अब इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो oocyte है, मतलब ये जो अंदर सेल है, दिस सेल इज द सेकेंडरी oocyte। दिस सेल इज द सेकेंडरी oocyte। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद ये जो सेल है, दीज आर द ग्रैनुलोसा सेल। वही अभी भी है, ग्रैनुलोसा सेल। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये सेल्स की लेयर और बढ़ चुकी है। तो ये वापस वही चीज है, ये मल्टी लेयर हो गए, बहुत सारे लेयर्स यहाँ पे बन चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग एक चीज और नई दो चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो थीका है, जो पिछले में एक डेवलप हुई थी, अब यहाँ पे 2 लेयर हो गई है। मतलब जो थीका है वो क्या हो गई है, 2 लेयर में स्प्लिट हो गई है। समझ लो, डबल लेयर की थीका हो गई है। तो सिंपल सा नाम है,
पहले हम लोग सिर्फ एक लेयर थी तो उसको थीका बोल रहे थे, अब 2 लेयर आ गई है, तो बाहर वाली को, ये जो बाहर वाली है इसको हम लोग कहेंगे थीका एक्सटर्ना, ठीक है, एक्सटर्ना मतलब बाहर, सही है। और ये जो अंदर वाली है ये, इसे हम लोग क्या कहेंगे, थीका इंटरना। नाम समझ में आया, नाम समझ में आया, ठीक है, सिंपल सा नाम है, एकदम प्यारा सा नाम है। क्या है, पहले हम लोग सिर्फ इस लेयर को थीका कहते थे, सिंपल सा नाम था, लेकिन अब थीका बाय लेयर्ड हो गई है, डबल लेयर्ड हो गई है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो जो बाहर वाली लेयर है थीका की, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर वाली लेयर है उसे हम लोग क्या कहेंगे, थीका इंटरना। क्लियर है, समझ में आ गया, इतनी समझ में आ गई बात। और एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि यहां पे छोटा सा गैप डेवलप हो गया है ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर, दिख रहा है ये, यहां पे ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर एक छोटा सा गैप, या फिर हम लोग बोल सकते हैं छोटी सी कैविटी डेवलप हो गई है, ठीक है। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंट्रम, व्हाट वी कॉल दिस कैविटी एज एंट्रम। क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टर्शरी फॉलिकल, और इस टर्शरी फॉलिकल में इतनी सारी चीजें आप लोग को देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है, समझ में आ गया। टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte, गलती से भी टर्शरी फॉलिकल के अंदर, वापस बस सुन रहा हूं, गलती से भी टर्शरी फॉलिकल के अंदर टर्शरी oocyte मत लिख के आना, क्योंकि टर्शरी oocyte जैसी कोई चीज नहीं होती। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, सॉरी सेकेंडरी oocyte। उसके बाद इसके बाहर ये बहुत ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है, सो दिस इज द ग्रैनुलोसा सेल। उसके बाद आपकी जो थीका थी, ठीक है, जो थीका वाली लेयर थी वो क्या हो गई है, बाय लेयर्ड हो गई है, डबल लेयर्ड हो गई है, सही है। तो एक आप लोग कह सकते हो थीका एक्सटर्ना, बाहर वाली है, और अंदर वाली को आप लोग क्या बोल सकते हो, थीका इंटरना। उसके बाद मैंने बताया आप लोग को कि यहाँ पे छोटा सा गैप डेवलप हो गया, सही है। ये गैप किसके अंदर डेवलप हुआ है, इस ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर डेवलप हुआ है। इस गैप को, ठीक है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है, समझ में आ गया। सो एक बार थोड़ा सा इसको क्या कर लो, फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हो गया, ले लिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को देखना है कि इस टर्शरी फॉलिकल का होगा क्या, आगे चल के टर्शरी फॉलिकल कैसे डेवलप करेगा। तो मैं आपको बताता हूं आगे चल के। अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि जो मियोसिस है वो 2 स्टेप का प्रोसेस है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। तो अभी हमारा सिर्फ मियोसिस 1 हुआ था, मैंने लिखा था ना यहाँ पे, जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, क्या कंप्लीट हुआ है, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है। तो अभी मियोसिस 2 भी तो शुरू करनी है, ठीक है, मियोसिस 2 भी तो शुरू करनी है, लेकिन इसमें भी दिक्कत होने वाली है। जैसे मियोसिस 1 में दिक्कत हुई थी, मियोसिस 2 में भी दिक्कत होने वाली है, फीमेल के बहुत प्रॉब्लम है। देखो ध्यान से, अभी तक हम लोग ने टर्शरी फॉलिकल बनाना सीख लिया है, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल बनाना सीख लिया है। इतनी बातें हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर ध्यान से सुनो, इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte, सही है। मतलब हमारा जो एग है, जो हमारा ओवम है, वो क्या है, अभी डेवलप हो रहा है। अब इसके अंदर हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ था, अब शुरू होगी मियोसिस 2, ठीक है, अब शुरू होगी मियोसिस 2। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। तो अब ये दूसरे स्टेप में जाता है, दैट इज मियोसिस 2, ठीक है। अब मियोसिस 2 शुरू होती है, लेकिन इसमें भी दिक्कत है। जैसे मियोसिस 1 बंद हुआ था प्रोफेस 1 में, सही है, क्योंकि उसको नेचर ने शट डाउन कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओवर हो रहा था। तो नेचर क्या करती है, मियोसिस 2 को भी रोक देती है, ठीक है। बोलते थे बहुत हीरोइन बन रही थी ना, अब चलो इसको भी रोक दिया जाए। तो मियोसिस 2 भी आगे चल के मेटाफेज 2 में, कब रुकती है ये, मेटाफेज 2 में शट डाउन हो जाता है, ठीक है, मेटाफेज 2 में इसका शट डाउन करवा दिया जाता है। जैसे ये चीज याद रखनी है आप लोग को कि कब बंद हो रहा है, जब मियोसिस 1 था, मियोसिस 1 कब बंद हुआ था, प्रोफेज 1 में बंद हुआ था, सही है। और जो मियोसिस 2 है वो कब बंद हुई है, मेटाफेज 2 में, सही है। कहां बंद हुई है, मेटाफेज 2 में, सही है। मेटाफेज 2 क्यों, क्योंकि वो मियोसिस 2 है, तो यहां पे 2 हम लोग लिखते हैं, सही है। सो मेटाफेज 2 से आगे चल के क्या हो जाता है, इसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है। और इससे आगे चल के, ध्यान से सुनो, इससे आगे चल के जो हमारा सेल बनेगा उसे हम लोग कहते हैं ग्रेफाइन फॉलिकल। क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेफाइन फॉलिकल। दिस इज द लास्ट फॉलिकल जो हमें पढ़ना है। और इस फॉलिकल के अंदर भी देखो, इस फॉलिकल के अंदर भी यहां पे देखो क्या था, सेकेंडरी oocyte था। अब सेकेंडरी oocyte का तो डेवलपमेंट हो नहीं पाया, ताइको, क्योंकि जो अपना मियोसिस 2 था वही बंद हो गया। तो इसके अंदर भी जो आपका गैमेट है, जो oocyte है, वो भी क्या होगा,
सेकेंडरी ही होगा, वो आगे चल के डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो आगे चल के डेवलप नहीं हो पाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? सो इसे जरूर से नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपका जो टर्शरी फॉलिकल है वो क्या है, उसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte था, फिर ये टर्शरी फॉलिकल मियोसिस 2 स्टार्ट तो कर देता है, ठीक है, स्टार्ट तो कर देता है, फिर दिक्कत आ जाती है और इसका मियोसिस 2 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कहां पे बंद होगा ये, मेटाफेज 2 में बंद होगा। ठीक, कहां पे बंद होगा ये, मेटाफेज 2 में इसको शट डाउन करा दिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? सो मेटाफेज 2 में इसको बंद करा दिया गया। उसके बाद जब मियोसिस 2 पहुंचा था थोड़े ही दूर तक, वहां पे एक नया स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेफाइन फॉलिकल। और हालांकि यहां पे आपका मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए आपका जो oocyte था वो अभी भी सेकेंडरी oocyte ही है। ठीक है, आपका जो oocyte था वो सेकेंडरी oocyte ही है। क्लियर है? अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन ग्रेफाइन फॉलिकल का, इसके बाद हमारा चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्रेफाइन फॉलिकल। सही है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने मिलेगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, जरा प्यार से देखो। दिस इज, पूरा लिख देते पहले, तो दिस इज द ग्रेफाइन फॉलिकल। एक सेकेंड, ग्रेफाइन फॉलिकल। क्लियर है? ठीक है, ये क्या है, ग्रेफाइन फॉलिकल। और इस ग्रेफाइन फॉलिकल के अंदर, ठीक है, इस ग्रेफाइन फॉलिकल के अंदर ये जो आपका oocyte है, ये जो आपका oocyte है, ये अभी भी क्या है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये अभी भी क्या है, सेकेंडरी oocyte। लेकिन अब इसके अंदर आप लोग को बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल रही होंगी। अब इसके अंदर आप लोग को एक रेड कलर की यहां पे लेयर देखने के लिए मिल रही होगी इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर। दिख रहा है, एक्चुअली में होती नहीं है रेड कलर की, बट मैंने यहाँ पे अलग कलर यूज करना था तो मैंने यहाँ पे इसको रेड कलर से बनाया। सही है, ये जो रेड कलर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है आप लोग को, किसके बाहर बाहर, सेकेंडरी oocyte के बाहर बाहर, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं विट्टेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विट्टेलाइन मेम्ब्रेन। सही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विट्टेलाइन मेम्ब्रेन। सही है, और इसके बाहर यहां पे आप लोग को ये ऑरेंज कलर की, ठीक है, ऑरेंज कलर की एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन दिख रही होगी जो कि प्रोटीन से बनी हुई है। नॉन सेलुलर मतलब क्या, जिसमें एक भी सेल्स ना हो, ऐसी लेयर जिसके अंदर एक भी सेल्स ना हो, सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हुई है, वो प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, ध्यान से सुनो, सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हुई है, वो प्रोटीन से बनी हुई है। ऐसी लेयर को, ठीक है, ये जो बाहर प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। बहुत काम की लेयर है, ध्यान से सुनो। ये जो ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली लेयर दिख रही है, ये वाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? क्या क्या बताया मैंने अभी आप लोग को, ज्यादा कुछ नहीं बताया है। ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल नाम है। ये पूरा आपका क्या है, ग्रेफाइन फॉलिकल। ग्रेफाइन फॉलिकल के अंदर जो आपका oocyte है, वो कौन सा oocyte है, सेकेंडरी oocyte है। क्लियर है? इससे यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक बाहर एक और कवरिंग प्रेजेंट हो जाती है, एक लेयर प्रेजेंट हो जाती है। इस लेयर को मैंने क्या बोला, विट्टेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज अ विट्टेलाइन। ये जो रेड कलर की मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, इट इज द विट्टेलाइन मेम्ब्रेन। और इस रेड कलर की मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होगी जो कि नॉन सेलुलर है बच्चों। ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज नॉन सेलुलर, जो कि सेल्स से नहीं बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को मैंने क्या बोला, जोना पेलुसिडा। सही है, और इस जोना पेलुसिडा और इस विट्टेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में आपको कुछ खाली स्पेस दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा जूम करो, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, तो आप लोग को यहां पे थोड़ा सा एक स्पेस दिख रहा होगा। किसके बीच में, दैट इज जोना पेलुसिडा और विट्टेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में। इस स्पेस को क्या कहते हैं, इसका भी नाम है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो यार कितने नाम है, इसका भी नाम है बच्चों, क्या करे, पढ़ना पड़ेगा, दिया है तो। ये जो स्पेस है किसके किसके बीच में, विट्टेलाइन मेम्ब्रेन और इस जोना पेलुसिडा के बीच में, जो मैंने व्हाइट कलर से भी बनाया, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं विट्टेलाइन स्पेस। ठीक है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज विट्टेलाइन स्पेस। समझ में आ रही है बात? आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी, समझ में आया? चलो, क्लियर है? ठीक है, तो ये विट्टेलाइन स्पेस है। ठीक है, विट्टेलाइन स्पेस बोल लो आप लोग। उसके बाद यहां पे ग्रैनुलोजा सेल की, ठीक है, वापस देखो, यहां पे ग्रैनुलोजा सेल्स की एक और कवरिंग है, लेकिन अब ये कवरिंग थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। ठीक है, अब ये कवरिंग थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, गायब हो रही है यहां से। इस कवरिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इस कवरिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अच्छा, अभी मैंने याद आया, ये जो स्पेस है, ठीक है, इसे पेरीविट्टेलाइन स्पेस बोलते हैं। मैंने आप लोगों को सिर्फ विट्टेलाइन स्पेस बोल दिया ना, नहीं, कहाँ लिखे, इसको यहां से लेके आओ, यहां लिखो। इसे हम लोग बोलते हैं
पेरी विटेलाइन स्पेस। ठीक है, समझ में आया बात? पेरीविटेलाइन स्पेस कौन सा स्पेस है, कहां प्रेजेंट है? जो आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन और आपका जो जोना पेलुसिडा है उसके बिटवीन है। ठीक है, तो किसके बिटवीन है यहां पे लिख लो। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, जोना पेलुसिडा और आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया? जोना पेलुसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्पेस है जो यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीविटेलाइन स्पेस। क्लियर है? अब इस पूरे अपना जोना पेलुसिडा के बाहर आप लोग एक छोटी सी एक 2 लेयर की ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर दिख रही होगी। ये अभी भी ग्रैनुलोसा सेल ही है। ठीक है, ये अभी भी क्या है? ग्रैनुलोसा सेल है। लेकिन देखो ग्रैनुलोसा सेल कितने कम हो गए, यहाँ पे स्पेस कितना बढ़ गया। ठीक है, जो खाली सेल था, जो एट्रियम था, देखा था अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला स्ट्रक्चर कहां गया, कहां गया? मैंने अभी बनाया था ना आप लोग को। ठीक है, ये जो एंट्रम था, ये स्पेस अब धीरे धीरे क्या होने लगा है? बड़ा होने लगा है, और ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर क्या होने लगी? धीरे धीरे कम होने लगी है। तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है, ये वाली, इसे हम लोग कहते हैं कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा। ठीक है, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना रेडियाटा। क्लियर है, समझ में आ गया? सो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद यहां पे आप लोग को एक खाली सी स्पेस दिख रही होगी, ये पूरी पूरी खाली स्पेस दिख रही है, दिख रही है। इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्पेस को अभी भी हम लोग एंट्रम ही कहेंगे, या फिर आप लोग इसे फॉलिकुलर स्पेस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे पूरा जगह भर गए हैं, कहां लिखे? यहीं पे लिख देता ना। इसे हम लोग एंट्रम भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे फॉलिकुलर स्पेस कह लो। ठीक है, इसे आप फॉलिकुलर स्पेस कह लो। और इस फॉलिकुलर स्पेस में, ठीक है, इस फॉलिकुलर स्पेस में बच्चों एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस फॉलिकुलर स्पेस में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं लीकर फॉलिकुला। सिंपल नाम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीकर फॉलिकुला। कहां पे? इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीकर फॉलिकुला। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, बराबर से दिख रहा है, चलो वेरी गुड। तो लीकर फॉलिकुला क्या है? इट इज अ लिक्विड। ये एक टाइप का क्या है? लिक्विड है। कहां भरा हुआ है? एक स्पेस में भरा हुआ है। स्पेस का नाम क्या है? एंट्रम बोल दो या फिर फॉलिकुलर स्पेस बोल दो। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये पूरा स्ट्रक्चर था आपके ग्रेफाइन फॉलिकल का। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर था आपके ग्रेफाइन फॉलिकल का। अब यहां तक आपकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, यहां पे आपका पूरी की पूरी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन आप लोग सर हमारा गैमेट कहां है? सो यही तो है हमारा गैमेट, ये जो इतना सा हिस्सा है ना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा गैमेट। अब इस गैमेट, जब यहां से गैमेट निकलेगा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से जब हमारा गैमेट निकलेगा तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें रहेंगी पहले से, कौन कौन से कवरिंग इसके ऊपर पहले से रहेंगे, वो जान लो। तो हमारे गैमेट का स्ट्रक्चर देख लो, हमारे प्यारे से गैमेट का स्ट्रक्चर देख लो। तो जब आपका गैमेट यहां से निकलेगा तो इसके पास सबसे पहला आपका सेकेंडरी oocyte रहेगा। इसके पास क्या रहेगा? सेकेंडरी oocyte रहेगा। साथ ही साथ इसके पास विटेलाइन मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, विटेलाइन मेम्ब्रेन होगी। साथ ही साथ इसके पास जोना पेलुसिडा की लेयर होगी। क्या रहेगी? जोना पेलुसिडा की लेयर होगी। अब देखो इसके बीच का गैप मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है। इस गैप को मैंने क्या बोला? पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन। सही है, ये आपकी पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन। और इसके आजू बाजू, इसके बाहर बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स यानी कोरोना रेडियाटा। क्या है ये? कोरोना रेडियाटा। तो जब आपका ओवम रिमूव होगा इस ग्रेफाइन फॉलिकल से, ठीक है, जब आपका ओवम रिमूव होगा आपके फॉलिकल से, तो अब इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज द फीमेल गैमेट। यही क्या है? आपका गैमेट है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसका जो बीच वाला स्ट्रक्चर था, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर, ये उठ के यहां से बाहर चला जाता है। मतलब क्या होगा? आपकी जो ग्रेफाइन फॉलिकल है वो फट जाएगी, ठीक है, और आपका ये जो बीच होगा गैमेट है वो यहां से रिमूव हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कौन सी प्रोसेस? रिमूवल ऑफ योर गैमेट। ठीक है, ओवम के रिमूवल को हम लोग बोलते हैं ओवैल्यूएशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवैल्यूएशन। ओवैल्यूएशन। ठीक है, ओवैल्यूएशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ
अब देखो इसको हम लोग ओवम तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक ये ओवम बना नहीं है बच्चों। ओवम क्यों नहीं बना है? क्योंकि अभी भी इसके अंदर जो म्यूसिस 2 वाली प्रोसेस है ना वो बंद पड़ी हुई है, तो अभी भी इसको हम लोग सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे। तो रिमूवल ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्रेफाइन फॉलिकल, ग्रेफाइन फॉलिकल। क्लियर है? समझ में आ गया? रिमूवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte का रिमूवल हो रहा है कहां से? ग्रेफाइन फॉलिकल से। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवैल्यूएशन, ठीक है, ओवैल्यूएशन। क्लियर है? तो मतलब अगर मैं इस ग्रेफाइन फॉलिकल वाले स्ट्रक्चर में आऊं तो यहां से कौन कौन सी चीजें निकल जाएंगी? ये आपका निकल जाएगा, सही है। तो मतलब इतना स्ट्रक्चर आपका यहां से निकल जाता है। मिटा दो ये वाला स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रक्चर आपका यहां से निकल जाता है। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है। एक बार पहले इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद में थोड़ा सा चीजें आप लोगों को एक और चीज बतानी है मेरे को आपको। हो गया? ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? तो ओके, वेरी गुड। तो जब इसके अंदर से ये वाला पोजीशन, ये वाला पोर्शन निकल जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवैल्यूएशन, सही है। और ये बचा वाला क्या है? ध्यान से सुनो, ये वाला स्ट्रक्चर अब क्या हो गया? यहां से निकल गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कहां पे आ गया? निकल के देखो यहां पे आ गया। इस चीज को, इस प्रोसेस को हम लोग ने क्या बोला? ओवैल्यूएशन, ठीक है। समझ में आई बात? और अब जो यहां पे बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये जो आपका बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ आपका ग्रेफाइन फॉलिकल है, इस पोजीशन को, इस चीज को अब हम लोग क्या बोल देंगे? दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम वो स्ट्रक्चर है जिसका ग्रेफाइन जो ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे ग्रेफाइन फॉलिकल था लेकिन उसके अंदर से ओवम निकल गया, ठीक है। तो अगर ग्रेफाइन फॉलिकल का ओवम लुट जाएगा तो उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोल देंगे, ऐसे याद रख लो। सिंपल सा प्रोसेस है। हमारे जो अपना ग्रेफाइन फॉलिकल था उसका ओवम लुट गया, ठीक है, बाहर निकल गया ओवैल्यूएशन के थ्रू, तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये था पूरा oogenesis, ठीक है। आपका पूरा का पूरा oogenesis कंप्लीट हो गया है और यहां पे आपका मिल गया आपको आपका ओवम, ठीक है। लेकिन इसको ओवम कह नहीं सकते बच्चों, क्यों पता है? क्योंकि अभी भी इसका जो अपना मियोसिस 2 है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको अभी भी हम लोग सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे। लेकिन आगे चल के जब ये स्पर्म से मिलेगा, यानी जब फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन आएगी, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन आएगी तो उस टाइम पे इसका जो मियोसिस 2 है वो शुरू होगा और तब आपका उस टाइम पे मियोसिस 2 खत्म होगा और फिर जाके ये क्या बनेगा? दैट इज आपका ओवम बनेगा। क्लियर है? तब जाके ये आपका क्या बनेगा? ओवम बनेगा। क्लियर है? ध्यान समझ में आ गई? तो पूरा प्रोसेस क्या था? एक बार वापस देख लो, पूरा प्रोसेस क्या था? फीटस, ठीक है, फीटस, सही है। अब इस फीटस के अंदर क्या हो रहा था? सबसे पहले oogoनियम, oogoनियम जो कि एक क्या था? स्टेम सेल था, यानी 2n स्टेम सेल, सही है। सबसे पहले क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte। पूरा एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। प्राइमरी oocyte माइटोसिस करके, सही है। फिर प्राइमरी oocyte क्या शुरू कर देता था? मियोसिस 1, मियोसिस 1 शुरू कर देता था, सही है। लेकिन मियोसिस 1 आपका कहां पे रुक जाता था? प्रोफेस 1 पे रुक जाता था, सही है। सॉरी, प्रोफेस, हाँ, प्रोफेस 1 पे रुक जाता था, प्रोफेस 1 पे रुक गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया इसका? अब यहां पे क्या हो गया? इस बेबी का बर्थ हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया? बेबी का बर्थ हो गया। अब जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, आप देखो एक और चीज मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया कि जब भी एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल में, तो यहां से जब एक सेल डिवाइड होता है तो यहां पे 2 सेल बनते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल दिस इज योर प्राइमरी oocyte। तो जब इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है, जब इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो यहां पे 2 सेल बनते हैं बच्चों, ठीक है, 2 सेल बनते हैं। अब होना क्या चाहिए कि दोनों इक्वल सेल बनने चाहिए, दोनों इक्वल सेल बनने चाहिए, दोनों को n मिल जाना चाहिए, इसको भी n मिल जाना चाहिए, इसको भी n मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे एक अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। ये जो डिवीजन है ये अनइक्वल डिवीजन है, ठीक है। ये जो डिवीजन है ये अनइक्वल डिवीजन है। एक आपका जो सेल है, ठीक है, ये बड़ा सेल बनता है, इसके पास पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म होता है। इस सेल को हम लोग आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं, सही है। और ये जो आपका अनइक्वल, ये जो छोटा सा एक सेल बना है ना, जो किसी काम का नहीं, जो आगे चल के डीजेनरेट हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पोलार बॉडी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट पोलार
बॉडी। सही है, समझ में आ गई बात। पोलार बॉडी मतलब ये आगे चल के डीजेनरेट हो जाएगा, इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओवम कौन बनाएगा, ये बनाएगा। सही है, फिर जब आगे चल के आप देखो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, जो अभी हम लोग ने सीखा कि जब, अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि जब इसकी मियोसिस 2 शुरू हुई और ये भी क्या हो गई, बंद हो गई मेटाफेज में आके। अब मेटाफेज में इसकी मियोसिस 2 बंद हो गई, मतलब अभी यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल ही है। तो जब सेकेंडरी फॉलिकल आगे चल के आपका प्रॉपर ओवम बनाएगा, ये कब होगा, जब आपका ये आएगा, स्पर्म आएगा। ठीक है, जब स्पर्म मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, उस प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, आपका जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट होता है। तो उस टाइम पे भी, ठीक है, उस टाइम पे भी 2 सेल बनते हैं मियोसिस 2 से, एक बड़ा बनता है और एक पिद्दी सा बनता है, छोटा सा सेल बनता है। ठीक है, जो बड़ा सेल होता है वो आगे चल के ओवम बनाएगा और ये जो दूसरा सेल है ये आगे चल के डीजेनरेट हो जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे सेकेंड पोलार बॉडी। समझ में आ रही बात। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि कितने पूरे oogenesis में कितने पोलर बॉडी बनते हैं, तो 2 पोलर बॉडी बनते हैं। एक आपका मियोसिस 1 के टाइम पे जो कि डीजेनरेट हो जाता है, एक आपका मियोसिस 2 के टाइम पे जो डीजेनरेट हो जाता है। मियोसिस 2 के टाइम पे जो पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है, वो कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो रही होगी। जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा ना, तो उस टाइम पे वापस बताऊंगा ये पोलर बॉडी बना के। ठीक है, ये कैसे डीजेनरेट हो रहा है, कहां जा रहा है, वो भी मैं आप लोग को उस टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अभी आप लोग को आई होप इतना क्लियर होगा, पूरी की पूरी oogenesis की प्रोसेस क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां पे हम लोग वीडियो रोकते हैं। ठीक है, हमारा जो oogenesis है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सही है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों तक, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके कलीग्स हैं, जो भी 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में साइंस और कॉमर्स वाले, उन सब तक इस लिंक, इस वीडियो की या फिर इस चैनल की लिंक पहुंचा देना जरूर से, ताकि सबको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सके, सबको एकदम क्वालिटी एजुकेशन वाले वीडियोस मिल सके। क्लियर है, समझ में आ गया। सो यहां पे हम लोग खत्म करते हैं इस लेक्चर को। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।